हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं या एक टॉपिक को समझने वाले हैं, दैट इज़ फेयर ट्रायल एज अ ह्यूमन राइट। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि क्या एक फेयर ट्रायल एक ह्यूमन राइट कंसिडर किया जाता है। तो देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि फेयर ट्रायल क्या है, ठीक है, और इसको इंटरनेशनल लेवल पर क्या ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। हमारे कंट्री में जो इंडियन लॉज हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने इसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया है, एंड देन विल सम अप विद सम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉज। ठीक है, तो देखिए, एक फेयर ट्रायल यानी एक न्यायिक, एक लॉफुल, एक इम्पार्शियल ट्रायल है ना, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का फाउंडेशन माना जाता है। जब किसी पर्सन को अक्यूज़ किया जाता है तो उन्हें ये बेसिक अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी बात रख सके, एविडेंस प्रोड्यूस कर सके और एक इम्पार्शियल जज के सामने उनका जो केस है वो डिफेंड कर सके, है ना। सो दैट मस्ट गिव टू द इंडिविजुअल अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केस एंड टू डिफेंड देमसेल्फ, राइट। फेयर ट्रायल सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट है। ये अभी हम आगे देखेंगे, और इसका उद्देश्य है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखना, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ एंड द पब्लिक ट्रस्ट इन द लीगल सिस्टम, ताकि ऐसा ना हो कि सामने वाले व्यक्ति को मौका ही ना मिले केस में अपनी बात रखने का, एंड समटाइम एन इनोसेंट पर्सन gets into the vicious circle of the punishment and the prison system, right? So this is enshrined in international treaties like UDHR, ICCPR, as well as in the Indian constitutional provisions and certain other laws. ठीक है, तो हम लोग ग्लोबल रिकॉग्निशन से शुरुआत करते हैं, दैट हाउ इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ ह्यूमन राइट। ठीक है, तो विश्व स्तर पर भी इसको पहचान मिली है थ्रू UDHR, दैट इज़ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में कहा गया है कि एवरी पर्सन इज़ इंटाइटल्ड द फुल इक्वलिटी टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल, की जो भी हियरिंग हो, ठीक है, वो फेयर होना चाहिए, सबका राइट है, और एक इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल के सामने, एक इम्पार्शियल जज के सामने होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इन रिगार्ड्स टू द फेयर ट्रायल। ICCPR, that is the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966, also provides an important provision of Article 14. देखो, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है आपको अगर अच्छा आंसर लिखना है एंड यू वांट टू फैच द गुड मार्क्स, तो आपको ये आर्टिकल नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। तो ICCPR का है आर्टिकल 14, जो बताता है दैट फेयर ट्रायल जो है उसका एक असेंशियल एस्पेक्ट डिफाइन किया गया है आर्टिकल 14 में। जैसे उसमें बताया गया है कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन फेयर ट्रायल। देयर इज़ रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस until proved guilty, है ना। there should be a legal representation of both the parties and there should be the right of public hearing. ये essential essentials होते हैं, essential aspects होते हैं of a fair trial. The another important international document is European Convention on Human Rights, ECHR, जिसका आर्टिकल 6 जो है उसमें फेयर ट्रायल का प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया है। ये इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति को इम्पार्शियल और टाइमली ट्रायल प्रोवाइड किया जाए। इट इंश्योर्स इम्पार्शियल एंड पब्लिक हियरिंग, ठीक है, एंड ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स लाइक द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, द लीगल रिप्रेजेंटेशन, द टाइमली जस्टिस, राइट। तो ये जो ECHR है ये एक्टिवली मॉनिटर करता है वायलेशन के केसेस को, जिससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस और प्रोसीजरल फेयरनेस जो है वो इंश्योर होती रहे। ठीक है, तो इन सभी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स का कॉमन पर्पस ये है टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द रॉन्गफुल कन्विक्शंस, टू इंश्योर द जस्टिस एंड टू सेफगार्ड द फंडामेंटल फ्रीडम। जो बेसिक फंडामेंटल फ्रीडम्स है वो इंश्योर्ड रहे एंड सेफगार्ड रहे। ये हमने जाना इंटरनेशनल लेवल पर जो डॉक्यूमेंट्स थे विच कंसिडर फेयर ट्रायल एज एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट। नाउ अब हम बात कर रहे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे भारत के संविधान में फेयर ट्रायल को किस तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और पहला प्रोविजन आता है आर्टिकल 21, दैट टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इस आर्टिकल में कहा गया है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, है ना, ये लिखा है ना इसमें।
तो यहाँ पे जब हमने ये वर्ड्स पढ़ा दैट देयर शुड बी दैट नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ अ लाइफ चांस ऑफ फेयर लाइफ इन लिबर्टी, तो उसमें अल्टीमेटली फेयर ट्रायल का प्रोविजन जो है वो इनहिबिट हो जाता है, राइट। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक फेयर जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर से लिंक किया, एंड जिसमें फिर फेयर एंड ट्रायल भी इंक्लूड होता है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 21 को तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी इंडियन जुडिशरी ने इस तरह से इंटरप्रेट किया है, उसका स्कोप इतना वाइडन अप हो चुका है आज के डेट में, राइट। The next important provision is Article 14 that talks about the right to equality. So equality before law or equal protection of law. So it ensures that सबको impartial trial मिले, है ना, and ये judicial proceedings में discrimination को रोकता है. It prevents the discrimination in the judicial proceeding. The next is Article 20, very important. It provides the protection in the criminal cases. जिसके क्लॉज 1, 2, 3 तीनों ही इमेंसली इंपॉर्टेंट है इन द क्रिमिनल मैटर्स स्पेसिफिकली. सो क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का प्रोहिबिशन प्रोवाइड करता है कि किसी व्यक्ति को उस क्राइम के लिए पनिश नहीं किया जा सकता जब उसने किया था तब वो क्राइम नहीं था. व्हेन ही कमिटेड दैट एक्ट एट दैट पॉइंट दैट एक्ट वाज नॉट अ क्राइम, है ना. पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स दैट वर नॉट द क्राइम्स व्हेन कमिटेड. Another provision is clause 2 talks about the double jeopardy, यानी कि एक ही ऑफेंस के लिए बार बार ट्रायल नहीं हो सकता. तो देखो आप ये जो जितने भी प्रोविजन है ये अल्टीमेटली फेयर ट्रायल को इंश्योर कर रहे हैं. एंड क्लॉज 3 प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी अक्यूज को खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, ठीक है. The next important provision is Article 22 that talks about the protection against the arbitrary arrest. ये तो आपको पता है ना that ये हम जितने भी डिस्कस करें these all are the fundamental rights that is in part 3 of our Indian Constitution. तो आर्टिकल 22 में ये इंश्योर किया गया है कि किसी को बिना बताए या किसी को बिना लीगल हेल्प के डिटेन नहीं किया जा सकता है. इट इंश्योर्स द लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड इट प्रिवेंट्स द अनलॉफुल डिटेंशन, है ना. इट गारंटीज द राइट टू बी इन्फॉर्म, कि ज़रूरी है कि आप अक्यूज़ को बताओ या जिसे डिटेन किया उसको बताओ कि किस वजह से डिटेन किया गया है, क्या चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए हैं. प्लस उसको अपने लॉयर से कंसल्ट करने के लिए भी राइट प्रदान करना चाहिए. अक्यूज़ को उसके चार्जेस के बारे में बताना और एडवोकेट से कंसल्ट करने के लिए अधिकार दिया गया है थ्रू दिस आर्टिकल 22. सो देयरफॉर ये सारे जो प्रोविजंस हैं दैट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली make sure that fundamental right remains the important human right of every person. ठीक है. अब हम जानते हैं कि CRPC में यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में फेयर ट्रायल के क्या प्रोविजंस हैं, और आप लोग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस जो हैं वो अभी हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है. भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता. तो संविधान के अलावा CRPC में या फिर BNSS में भी फेयर ट्रायल को इंश्योर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, जैसे कि पहला है सेक्शन 304 जो अक्यूज को लॉयर अफोर्ड नहीं, जो भी अक्यूज लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए फ्री लीगल एड का प्रोविजन प्रोवाइड करता है. सेक्शन 313 अक्यूज को चांस मिलता है कि वो अपनी सफाई दे सके और कोर्ट के सामने अपना वर्जन रख सके. द अक्यूज हैज़ अ राइट टू बी हर्ड बिफोर द जजमेंट. सेक्शन 327 ये एक ओपन कोर्ट ट्रायल्स के कॉन्सेप्ट को लाता है. इट मंडेट्स ओपन कोर्ट ट्रायल्स जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर रहती है. सेक्शन 207 अभी आर्टिकल चल रहा था ना कॉन्स्टिट्यूशन में, देयरफॉर रिपीटेडली आर्टिकल निकल रहा है, सॉरी. सेक्शन 207 सो ये प्रोसिक्यूशन को अक्यूज को सभी एविडेंसेस की कॉपी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है. ये सेक्शन बोलता है. एंड द लास्ट सेक्शन 309 ये स्पीडी ट्रायल के ऊपर फोकस करता है दैट अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करना इसका पर्पस है, ठीक है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दैट इंश्योर द फेयर ट्रायल अल्टीमेटली, ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं कि फेयर ट्रायल के कुछ की फीचर्स हैं, ठीक है. जैसे पहला प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि हर अक्यूज को तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक उसका गिल्ट जो है वो प्रूव ना हो जाए. सेकेंड इज राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, यानी अक्यूज के पास लॉयर रखने का पूरा अधिकार है, लॉयर से कंसल्ट करने का पूरा अधिकार है. और अगर कोई व्यक्ति डिप्राइव्ड है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट वो लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए रिसोर्सेज प्रदान करते हैं. ये भी हमारे लॉज में प्रोविजंस हैं. फर्दर इज राइट टू पब्लिक हियरिंग, यानी कि ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, है ना. एंड द जजेस ऑल्सो बिकम अकाउंटेबल फॉर
if any discrepancy or any loophole occurs. The next is right to an impartial judge, यानी कि जज impartial होने चाहिए, independent होने चाहिए, किसी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए. That is also an important feature of fair trial. इसके अलावा right to be informed of charges, यानी accused को charges clearly बताए जाने चाहिए, किस क्या क्या charges लगे और किस basis पे उसको detain किया गया है. The next is right to a speedy trial, यानी कि देखिए जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, है ना. इसका मतलब यही है कि अगर आप देरी करते हैं जस्टिस इंश्योर करने में तो अल्टीमेटली यू आर डिनाइंग द जस्टिस. सो देयर शुड बी अ स्पीडी ट्रायल. एंड द नेक्स्ट इज राइट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस, यानी कि अक्यूज के पास ये राइट होना चाहिए कि वो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को क्रॉस क्वेश्चन कर सके. सो इट इंश्योर्स द फेयर डिफेंस अपॉर्चुनिटीज. राइट. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी कि फेयर ट्रायल के कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रेंथन कैसे किया गया है जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू. द फर्स्ट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को वाइडली इंटरप्रेट किया और कहा कि लाइफ एंड लिबर्टी का जो मतलब है इट शुड बी इट मीन्स द फेयर एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर. ठीक है. द नेक्स्ट इज ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास ऑफ 1950, जिसमें कोर्ट ने डिफाइन की थी द प्रोसीजरल फेयरनेस इन द लीगल प्रोसीडिंग्स. प्रोसीजरल फेयरनेस के बारे में इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सेट किए गए थे, देयरफॉर इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट. नेक्स्ट इज डी के बसु, अ वेरी लैंडमार्क केस वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें कोर्ट ने अरेस्ट और डिटेंशन के दौरान कैसे फेयर ट्रीटमेंट प्रदान करना चाहिए उसके गाइडलाइंस जो हैं वो इंश्योर किए थे. ठीक है. द नेक्स्ट इज बेस्ट बेकरी केस ऑफ 2004. तो इसमें कोर्ट ने इस चीज़ पे फोकस किया था दैट देयर शुड बी द विटनेस प्रोटेक्शन एंड देयर शुड बी द इम्पार्शियल ट्रायल्स, यानी कि विटनेस को प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाए और जो जितने भी ट्रायल्स हो वो सब इम्पार्शियल होने चाहिए. ठीक है, फेयर होने चाहिए. अनदर लैंडमार्क केस इज मिसेस कल्याणी भास्कर वर्सेस मिसेस MS संपूर्णम 2007 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि फेयर ट्रायल का मतलब है अक्यूज को अपने इनोसेंस प्रूव करने का पूरा मौका मिलना चाहिए. The right of the accused to present the evidence and prove his innocence. Right. तो दोस्तों फेयर ट्रायल सिर्फ एक टेक्निकल या लीगल टर्म नहीं है. आई बिलीव ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है जो कि अभी हमने इन सभी प्रोविजंस के थ्रू जाना भी है, जो हर व्यक्ति का सम्मान, फ्रीडम और डिग्निटी से जुड़ा रहता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है. ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21, 14, 20 और 22 इस राइट को प्रोटेक्ट करते हैं. हमारे CRPC में या BNSS में भी इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है और जुडिशरी ने समय समय पर अपने जजमेंट्स के ज़रिए इस राइट को और मजबूत बनाया है. ठीक है. तो एक स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम वही माना जाता है जहां अक्यूज के पास भी उतना ही अधिकार होता है जितना प्रोसिक्यूशन के पास होता है. ठीक है. और यही एसेंस है रूल ऑफ लॉ का, जिसका हिस्सा है हमारा फेयर ट्रायल. ठीक है. तो आई होप आप लोगों को फेयर ट्रायल एज अ ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट समझ आया हो. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए. ठीक है. और मिलती हूँ आपसे एक अगले ऐसे ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिए. कीप स्टडिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.